नमस्कार मित्रों, क्या किसी भी देश में अच्छी सड़कें होना, अच्छा प्रोडक्शन होना, अच्छी एजुकेशन का होना या फिर अच्छे रोजगार का होना या फिर बेहतर गवर्नमेंट का होना किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है? किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? वहाँ का निवासी या फिर गवर्नमेंट? आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 25 तरह की गारंटियां दी हैं देशवासियों के लिए और देश के लिए। वहीं बीजेपी ने 14 तरह की गारंटियां दी हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब नंबर्स को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली कांग्रेस ही बेटर है क्योंकि ये ज्यादा गारंटियां दे रही है, बट ऐसा नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने देश को कौन सुपर पावर बना सकता है। अब जब भी देश में डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में मेन दो पार्टियां आती है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि बीजेपी बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है और इसने देश का हजारों करोड़ों रुपए खा गई, जबकि बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने हमें इतनी खराब हालत में देश को सौंपा और इसकी हालत को ठीक करने में हमें 10 साल लग गए। बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर शो करती हैं और कहती हैं कि देश की इकोनॉमी आधे से ज्यादा कांग्रेस ने खराब कर रखी थी। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हैं और ये सिलसिला काफी समय से चलता आ रहा है, बट जो एक्चुअल सच है वो कुछ और ही है और ये सच आज से आज तक छुपाया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2014 से पहले हमारे देश की कंडीशन क्या थी और 2014 के बाद हमारे देश की कंडीशन क्या है और कांग्रेस ने हमारे देश के लिए क्या किया और बीजेपी ने हमारे देश के लिए क्या किया। हर एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से नहीं बल्कि आप एक सिटीजनशिप की नजर से देखिए, जिससे कि आपको सही से समझ में आ सके कि हमारे देश में आखिर चल गया है। एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए करप्ट। बस आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इसको 1885 में एलन एक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बनाया गया और उस समय इनके साथ साथ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और नसरुद्दीन जाफरी, फिरोज शाह मेहता, वीसी बनर्जी, रामास्वामी मुदलियार और एस सुब्रमण्य अय्यर ने मिलकर बनाया था और आज ये पार्टी 150 साल की हो चुकी है। वही बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था और आज ये पार्टी 44 साल पुरानी। कांग्रेस के 139 साल और बीजेपी के सिर्फ 44 साल। आखिर क्या रीजन है कि बीजेपी इतने फास्ट ग्रो किया, वहीं कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? वहीं कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसके कारण कांग्रेस को अदर पार्टियों से गठबंधन करना पड़ा? मुंबई में हुए विरोधी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में 2024 के चुनाव को देखते हुए कई समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें एक सर्वोच्च इकाई के तौर पर काम करेगी, दूसरी चुनाव अभियान समिति है और एक कमेटी का गठन सोशल मीडिया को संभालने के लिए किया गया है। और हमारा फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था 1951 में। आखिर 4 साल बाद क्यों? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बना 26 दिसंबर 1949 में और ये चीज लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो 1951 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मेल के साथ साथ फीमेल को भी ऐड किया गया। वहीं अदर कंट्री में फीमेल को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में फीमेल को भी ऐड किया गया। 1700 के टाइम पर हमारा इकोनॉमिक शेयर था 22.6%, लेकिन 1952 आते आते ये चीज कम होते होते 3.8 पर पहुंच गया। उस टाइम पर देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, लेकिन 1960 आते आते हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पर ये 3 बड़े इवेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला 1962 में होता है इंडो चाइना वार और 1965 में होता है इंडिया पाकिस्तान वार और 1965 में ही हमारे देश में बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है और ये कंडीशन 1970 में और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसी टाइम पे हमारा जो रुपया है उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और ये चीज बढ़कर 57% तक पहुंच जाती है। अब 1970 में हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसके कारण हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक शेयर था 3.8 से घटकर 2.9 पर पहुंच जाता है और उस टाइम 1980 में एक नई पार्टी का गठन होता है जिसका नाम होता है बीजेपी और इस पार्टी का गठन करने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 1970 में प्रॉब्लम चल ही रही थी, इन सबको ठीक करने के लिए कई नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिमूव ऑफ प्राइस कंट्रोल एंड सेकंड है इनिशिएशंस ऑफ फिस्कल रिफॉर्म, रिवैम्प ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिडक्शंस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, डी-लाइसेंसिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री। अब ये सारी चीजें कांग्रेस गवर्नमेंट ने की, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7 तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर से वही 1990 में कुछ नए प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसमें सबसे पहला ये होता है कि सोवियत यूनियन का बंटवारा हो जाता है और उसी टाइम पे इराक और कुवैत का वार हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड थर्ड है अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब 1991 में उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ
कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जैसे कि एलिमिनेटिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूल एंड सेकंड रिवर्सिंग द सब्सटेंशियल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज, यानी कि स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस को कम करके उनको प्राइवेटाइज करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड है अलाउइंग फॉरेन कंपनी टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स इन इंडिया, यानी कि उस टाइम पे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अपनी कंपनी लगाने की इजाजत मिल जाती है। अब 2014 से लेकर 2024 के बीच में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे पहले हम ये जानेंगे 2000 से लेकर 2014 के बीच में क्या हुआ। अब उस टाइम पे हमारे देश में कुछ नए इंप्लीमेंट लाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड सर्व शिक्षा अभियान भी उसी टाइम पे लाया जाता है, और उसी टाइम पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी लाई जाती है, यानी कि उस टाइम पे शिक्षा और गाँव में रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के 13वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे सबसे ज्यादा टाइम तक गवर्नमेंट में रहने वाले प्रधानमंत्री बने। अब कभी न कभी आपने तो फेडरलिज्म का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको बोलते हैं राजशाही। तो मैं आपको बता दूं फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसको फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता है। अब आजादी के बाद कांग्रेस ने हमारे देश में 54 साल तक राज किया। क्या उस टाइम पे हमारे देश में डेमोक्रेसी थी या फिर फेडरलिज्म सिस्टम? और कांग्रेस के फेडरलिज्म की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोगों ने देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस का मैनेजर तक भी बोल दिया था, जो गांधी परिवार के कांग्रेस लीडर के रूप में काम करते थे। अब भले ही मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की वजह से खुलकर अपने देश के लिए काम ना कर पाए हों, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने हमारे देश में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर हमारे देश की इकोनॉमी को ही बदल दिया था। अब जब 2008 में हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तो भी इकोनॉमी के तले दबकर जनता की टूटती हुई लाठी को सहकर राशन 1 रुपए से 3 रुपए तक सस्ता करके देश की इकोनॉमी को काफी संभाला था। अब जैसे ही 2004 में ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के साथ मिलकर इकोनॉमी को रिफॉर्म करना शुरू किया, जैसे कि कई सेक्टर को लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, कॉम्प्लेक्स सेल्स टैक्स को हटाकर VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की। यही नहीं, इन्होंने इंडस्ट्रीज बिजनेस पर टैक्स को भी कम करने की कोशिश की। इन्होंने सर्विस टैक्स डिजाइन की भी शुरुआत की, और सबसे अच्छी बात तो ये रही इनका गवर्नमेंट रेवेन्यू पर कुछ खराब असर नहीं पड़ा। 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारी जो GDP है वो 8% से लेकर 9% तक इंक्रीज हो गई, और उस टाइम पे हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आई। वहीं इन्होंने उस टाइम पे राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI की भी शुरुआत की, जिससे कि हमारे देश में करप्शन और ट्रांसपेरेंसी को कम किया जा सके। अब ये तो हो गई 2014 से पहले की बात। अब हम ये देखेंगे कि 2014 के बाद दोनों ही गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर्स का यूज करेंगे इनका कंपैरिजन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले की जाती है GDP। 2023 में हमारी GDP थी 159 लाख करोड़, पर मार्च 2014 के अंदर हमारी GDP थी 98 लाख करोड़। अगर पिछले 9 से 10 सालों की बात की जाए तो हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो है 63%। लेकिन अगर 2005 से लेकर 2014 के बीच में अगर बात किया जाए तो हमारी जो GDP ग्रोथ रेट थी वो थी 97%। लेकिन वही CPI इन्फ्लेशन की बात की जाए यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने UPA गवर्नमेंट से बेटर काम किया। और वहीं अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर भी मोदी गवर्नमेंट ने UPA गवर्नमेंट से बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि जहाँ मार्च 2013 में हमारा फॉरेन रिजर्व 313 मिलियन था, वही में 2023 में बढ़कर $589 तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है पहले से और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो अगर यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि जो GDP होती है ओवरऑल पूरे देश की देखी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक एवरेज इंडियन की एक्चुअल इनकम क्या है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इन्फ्लेशन आखिर कितना कंट्रोल में है, हमारे देश में गरीबी और इनइक्वालिटी कितनी है, हेल्थ फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। अब 2013 में अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो वो थी लगभग 78,000, वही 2023 में ये चीज बढ़कर 1,16,000 तक पहुंच जाती है। और अगर हम आज अपने GDP को देखें तो वो लगभग 4.11 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, और हमारी GDP पूरे वर्ल्ड की 5th सबसे लार्जेस्ट GDP है, यानी कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब अगर हम UPA गवर्नमेंट की बात करें उस टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हुई तो उस टाइम पे ये 3 मेजर प्रॉब्लम थी, और फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जो व्हाइट पेपर शो किया था उस व्हाइट पेपर के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट भी की गई थी। अब UPA गवर्नमेंट के दौरान एक्सपोर्ट जितनी तेजी से बढ़ा, इंपोर्ट भी उतनी ही तेजी से बढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो काफी खराब हो गए। अब UPA गवर्नमेंट के दौरान जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़े, लेकिन ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डेट थे, यानी कि इनको रन करने के लिए ज्यादातर बैंक से लोन लिया गया था, जिसकी वजह से जो बैंक का NPA वो काफी इंक्रीज हो गया था और कंपनी धीरे धीरे डिफॉल्ट होने लगी। और जब उसके बाद NDA गवर्नमेंट ने इस डेटा को काफी डिक्रीज किया, यानी कि NDA गवर्नमेंट ने UPA गवर्नमेंट से काफी बेटर काम किया। अब हमारे देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर। आज भी हमारे देश में 70% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और हमारी GDP का 17% भाग एग्रीकल्चर अकेले देता है, और 58% एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देता है। अब दूसरी चीज आती है एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में सबको जॉब
रिलोकेशन करना बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। अब अगर एक्चुअल डेटा को देखें तो हमारे देश में लगभग 83% लोग जॉबलेस हैं। अगर 2017-18 का डेटा देखेंगे तो ओवरऑल हमारे देश में इतना ही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें बढ़ती है, जैसे कि पुअर्टी एंड अनइक्वालिटी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने हमारे देश में काफी डेवलपमेंट किया था, जैसे कि रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये चीजें अपने लिए की थी, इससे हम आम नागरिकों को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी देश में इस टाइप का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ आम नागरिकों को भी काफी फायदा होता है। और अगर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें ना की होती तो आज हमारा देश यहाँ तक ना होता। आज हमारा देश रोड नेटवर्क के मामले में सेकंड सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। हमारे देश में 1,36,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज है, 1,76,000 किलोमीटर की स्टेट हाईवेज है और 59,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा अदर रोड्स है। अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो 2014 से लेकर 2024 तक हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफी इंक्रीज हुआ है। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो वो है इन दोनों पार्टियों की थिंकिंग और इनके प्रोजेक्ट। राहुल गांधी कहते हैं वो उनके हैं, हम आपके हैं, यानी कि अंबानी, अडानी और टाटा ग्रुप मोदी जी के हैं और हम जनता के हैं। फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? तो राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा को स्टार्ट किया है तब से ये भारत के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं और अनएजुकेटेड लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारा देश दुनिया में आगे बढ़े, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। अब हर जगह राहुल गांधी पैसे देने की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इनकी जो गाड़ियां गई थी उनके ड्राइवर्स को तो इन्होंने पैसे ही नहीं दिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी गई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए, मारने की धमकी और देते हैं ऊपर से। क्या कहा है उन लोगों ने? ये बोला है घर से उठवा के मार देंगे हम, और बार बार बात करते हैं पैसे देने की। कितना पेमेंट बाकी है अभी आपका? हमारा 1 लाख है जी। ट्रैक करके राहुल गांधी की चोर है। क्या कहते हैं? हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं। कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। अब जिस तरह से हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने इतनी खराब हालत में हमारे देश को संभाला, अगर मनमोहन सिंह की जगह पे कांग्रेस के लीडर अगर राहुल गांधी होते तो शायद हम दुनिया में आज सर उठा के जीने लायक भी ना होते। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट थे और राहुल गांधी को इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक झटके में देश से गरीबी को मिटा देंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि आटा के साथ साथ हमें डेटा भी फ्री दे रहे हैं। आटा देंगे और साथ ही साथ मोबाइल के चलाने के लिए डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। अब इनको ये नहीं पता, जब से इंडिया में जियो आया है तब से इंडिया में सबसे ज्यादा डेटा सस्ता मिलता है और फ्री में डेटा लेकर इंस्टा और फेसबुक यूज करो और घर बैठे आपको गवर्नमेंट पैसे देगी। हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का टका हमारी सरकार डाले। वहीं पर बीजेपी ने इस टाइप का कोई भी पैसा देने का वादा नहीं किया है। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में सिर्फ ये चीजें बताई हैं जो कि उन्होंने 2014 और 2019 में की थी। बस इन चीजों को वो और भी ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम हर एक गरीब को साल का 1 लाख रुपए देंगे जब तक कि वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता। 1,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। सेम इस टॉपिक पर बीजेपी ने भी अपने एक स्कीम का नाम लखपति दीदी रखा है, जिसमें घर की औरतों को कुछ स्किल सिखाकर उनको लाखों रुपए का रोजगार करना सिखाएंगे और ये चीजें सीखने के बाद इनको रोजगार दिया जाएगा। मुझे बीजेपी की स्कीम प्रैक्टिकल और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने वाली लगती है, जबकि कांग्रेस का प्रोजेक्ट मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है जो कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला। और ये लोग बात बात पर पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज का कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि पैसा आखिर आएगा कहाँ से। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको बार बार कोई पैसा देने की बात करता है तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वो आपके वोट को खरीदना चाहता है, यानी कि वो अपने फायदे के लिए आपको पैसे दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके अकॉर्डिंग इंडिया को फर्स्ट रैंक पे कौन ले जा सकता है, कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।